सीएम योगी भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं, तो क्या वाकई उस कानून के अंतर्गत भी आप अपने बच्चे को सुरक्षित महफूज समझ पा रही हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुरक्षित महफूज बिल्कुल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जो हमारे मौजूदा सांसद और विधायक हैं, लगभग 151 सांसद विधायक ऐसे हैं जिनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं। आज की डेट में बिल्कुल भी हम अपने बच्चों को स्कूल भेज तो रहे हैं, पर हमें बिल्कुल भी सेफ्टी महसूस नहीं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की योगी जी का बुलडोजर जो है माफियाओं पर चलता है, तो ऐसे जो दरिंदे जो हैवानियत होते हैं, जो मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो, तो ऐसों के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलता? आप मान के चलिए हमें आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, और 76 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारा देश संविधान से चला हो। हमारा देश नेताओं के भाषण से चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। कोलकाता रेप केस के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जिस पर जिक्र करना ज़रूरी है और विवेचना करना बेहद ज़रूरी है। आज मैं उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में मौजूद हूं और यहीं से इस चिंतन की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज मैं जिस विषय की शुरुआत करने जा रही हूं उसका मतलब इस केस से कैसे है। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं इस केस को लेकर के जो कार्रवाई हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है, अदालत में पूरा मामला चल रहा है, लेकिन इस बीच सड़कों पर लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या वाकई इस देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन आज हम महिलाओं की बात नहीं करेंगे, आज हम उन बच्चियों की बात करेंगे, उन छोटे बच्चों की बात करेंगे जो बीते हफ्तों में उनके साथ में दरिंदगी हुई है, हैवानियत हुई है और वो सारी चीज़ हुई है जिसको लेकर के उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं। मैंने बस ऐसे ही नॉर्मल अपने फ़ोन के गूगल पर डाला था कि कितनी इस तरीके की न्यूज़ेस एक हफ्ते में आई हैं, और यकीन नहीं करेंगे अगर मैं उसका जिक्र करूं तो जोधपुर का केस सामने आया है जहां मासूम के साथ हैवानियत हुई है। नोएडा में ही रेप के आरोपी पुलिस ने गोली मारी है, रेप किया था। मेरठ में एक ऐसी खबर सामने आई, कन्नौज में एक ऐसी खबर सामने आई थी कि जिस तरीके से उसमें सपा कहे कुछ नेता शामिल पाए गए थे। अयोध्या वाला भी केस हमने देखा था। फिर बाप ने बेटी को ही बना डाला हवस का शिकार। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, दिल्ली में 4 साल के मासूम के साथ दरिंदगी, मतलब व्यक्ति की मानसिकता इस कदर पहुंच गई है कि वो उम्र भी भूलता जा रहा है कि वो किस उम्र के साथ किन मासूमों को अपनी हवस का शिकार बना रहा है। और ये विषय है चिंता का। ये बात केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये तमाम उन जगहों पर जहां बच्चियों को शिकार बनाया जाता है, तो क्या उनके माता पिता आज उनको स्कूल भेजने में सुरक्षित हैं? क्योंकि महाराष्ट्र की घटना हम भूल नहीं सकते, किस तरीके से वहां पर 3 बच्चों के साथ दरिंदगी की करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद स्कूल में तोड़फोड़ हुई, तमाम वो चीज़ें देखी गई। आज यहाँ पर आपको खड़ा हर एक व्यक्ति जो है वो पेरेंट्स है, और इसी पेरेंट्स से जानेंगे कि जब इनका बच्चा स्कूल जाता है तो क्या वाकई ये उन बच्चों की सुरक्षा को महफूज समझ पाते हैं कि उसका बच्चा सुरक्षित है या नहीं। सीधे हम महिलाओं के पास ही आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। आज की डेट में बिल्कुल भी हम अपने बच्चों को स्कूल भेज तो रहे हैं, पर हमें बिल्कुल भी सेफ्टी महसूस नहीं हो रही है। जो अभी कोलकाता में हुआ है, एक डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई है, अभी कन्नौज में हुआ है, जोधपुर में हुआ है, तो इसकी सुरक्षा किसके पास है? सरकार के पास है। सरकार को बच्चियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो बच्चों का जो आजकल कांड चल रहा है। हम बहुत ज़्यादा भयभीत हो रखे हैं, अपनी बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर रहे हैं। पूरी तरीके से डर लग रहा है। बिल्कुल डर लग रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून की बात होती है कि उत्तर प्रदेश का कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त है। सीएम योगी भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं, तो क्या वाकई उस कानून के अंतर्गत भी आप अपने बच्चे को सुरक्षित महफूज समझ पा रही हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुरक्षित महफूज बिल्कुल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आए थे हिंदी भवन में। हम अपने बच्चियों के सुरक्षा के लिए और अपनी बच्चियों के एडमिशन के लिए भी वहाँ पे गए हुए थे। हमें पुलिस वालों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए रोका गया, मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया, हमें धक्के मार के बाहर भगाया गया। हम बिल्कुल भी अपनी बच्चियों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। क्या स्कूलों में बैड टच और गुड टच सिखाया जाता है हमारे बच्चों को? हम बिल्कुल सुरक्षित है ही नहीं। और मतलब स्कूल, आपको लगता है कि स्कूलों में जो शिक्षाएं भी दी जाती है तो वहाँ पर ना तो गुड टच की चीज़ें बच्चों को बताई जाती है, ना बैड टच के बारे में बताया अगर जाता गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाए तो हमारे बच्चे खुद ही अलर्ट रहेंगे। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आजकल जो हैवानियत हो रही है, शिक्षा के मंदिर में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो डॉक्टर जान बचा रहा है उसके साथ खुद ऐसा हो रहा है। हम कहाँ से सुरक्षित महफूज हैं अपने बच्चे? क्या लगता है आपको? जी जी, बिल्कुल यही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे जब तक घर से स्कूल से घर तक नहीं आ जाता इतने बड़ी चिंता रहती है मन के अंदर कि बच्चा ठीक है नहीं है।
कुल मिला के काफ़ी दुविधा है ये। पूरी तरीके से जो है दुविधा बनी हुई है। लेकिन लगातार सुरक्षा की जब बात आती है तो कहा जाता है उत्तर प्रदेश कानून के मामले में बड़ा सही है, ठीक है, यहाँ पर लोग डरते हैं। लेकिन अभी मैंने जो घटनाएं बताई इसमें आधे से ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नोएडा की ही ये सब सिर्फ कागजी कार्रवाई है दिखाने के लिए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़मीन स्तर पर कुछ भी ऐसा नहीं है। बच्चे को हम बिल्कुल भी अपने जो है सेफ महसूस करते ही नहीं है कि स्कूल में जाने से घर तक आने तक यही चिंता रहती है कि बच्चा ठीक ठाक घर आ जाए। तो क्या ये केवल उस जो सफ़र तय करता है उसकी ही चिंता रहती है या स्कूल में भी भय रहता है? स्कूल में ही भय हो रहा है मैम। आजकल जो है स्कूलों में काफ़ी ऐसी घटना हो रही हैं जो मतलब ठीक नहीं है, तो स्कूल में भी काफ़ी भय का विषय बना हुआ है पूरी तरीके से। क्या लगता है आपको कि क्या कैसे इन सारी चीज़ों में बदलाव हो सकता है? आपके भी बच्चे होंगे, स्कूल जाते होंगे, क्या चिंता बनी रहती है, क्या सोचते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ वन इंडिया को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस अहम मुद्दे को उठाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारत में ही, अगर पूरे भारत के हम राज्यों की बात करें, वहाँ चाहे बंगाल की बात ले लो, चाहे महाराष्ट्र की बात ले लो, चाहे उन्नाव की बात ले लो, चाहे हाथरस की बात ले लो, लगातार हमारे जो महिलाएं हैं, हमारी बच्चियाँ बहन बेटियाँ हैं, उनके खिलाफ यौन शोषण के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है। ये पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी है वो सरकार की गई है। अभी मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो अभी जो हमारे मौजूदा सांसद और विधायक हैं, लगभग 151 सांसद विधायक ऐसे हैं जिनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं और 16 सांसद और विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ रेप के मुकदमे हैं। अब आप मान के चलिए कि जनता जब सड़कों पे अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करने के लिए गुहार लगाती है, तो ऐसे सांसद और विधायकों से गुहार लगाती है जिन पे ऑलरेडी महिलाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, महिलाओं के खिलाफ रेप के मुकदमे दर्ज हैं। तो क्या ये सरकारें, ऐसे सांसद और विधायक हमको न्याय दे पाएंगे? जो कानून बनाने वाला है वही अपराधी है। जी हाँ, जो संविधान की रक्षा करने वाले हैं, जो संविधान के रचयिता हैं, जो संविधान को पब्लिक में पब्लिश करते हैं, वो ही जो है दागदार बैठे हुए हैं, तो हम किसी से उम्मीद नहीं करते। दूसरी बात, अब शिक्षा के मंदिरों में भी अगर हमारी 3 साल की मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण होने लगे तो इससे बड़ा अपराध मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। तब तक कुछ नहीं होगा जब तक ऐसे दरिंदों और हैवानियतों को फांसी के फंदे पे नहीं लटकाया जाएगा, और फांसी भी ऐसी होनी चाहिए पूरी पब्लिक के सामने। अयोध्या में जो हुआ उसमें घर पे बुलडोजर चला और बाबा का बुलडोजर बड़ा ज़्यादा फेमस है। तो क्या इस जो एक्शन लिया जाता है योगी सरकार का, इससे संतुष्ट रहते हैं? नहीं मैम, देखो, जो हमारी योगी सरकार का जो कानून व्यवस्था है वो मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चित है, और जब आप धरातल पे बात करते हैं तो आप पाएंगे सबसे ज़्यादा जो अपराध हुए हैं महिलाओं के खिलाफ वो उत्तर प्रदेश में हैं। अब मीडिया क्या कर रही है, सरकार के दबाव में कर रही है या सरकार के सपोर्ट से कर रही है, वो हम नहीं कहते, लेकिन धरातल पर ये मामला दिखाई नहीं देता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की, योगी जी का बुलडोजर जो है माफियाओं पर चलता है, तो ऐसे जो दरिंदे, जो हैवानियत होते, जो मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो, तो ऐसों के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलता? और दूसरा एक बात और है कि बुलडोजर की एक नई परिभाषा पूरे देश में गठित की जा रही है। क्या बुलडोजर हमारा न्याय दिलाने की प्रक्रिया में संविधान का हिस्सा है? ना तो इस पे न्यायपालिका बोलने के लिए तैयार है, ना मीडिया बोलने के लिए तैयार है। अगर बुलडोजर ही न्याय दिलवा पाएगा तो इसे संविधान का हिस्सा बना दीजिए और सबके घर बुलडोजर ही चला दीजिए। तो फिर क्या मांगे हैं कि, और क्या लगता है कि किन चीज़ों से आप लोग अब चिंतित नहीं रह पाएंगे? क्या चीज़ ऐसी सोचते हैं? देखिएगा मैम, जब तक सरकार सख्त कानून नहीं बनाएगी और ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा का प्रावधान नहीं करेगी, तब तक ऐसे ही हमारे देश में बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया जाता रहेगा, ऐसे ही संविधान की परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे। आप मान के चलिए, हमें आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं और 76 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारा देश संविधान से चला हो। हमारा देश नेताओं के भाषण से चल रहा है, तो यहाँ जनता को न्याय नहीं मिलता है। अब ये बताइए, डॉक्टर्स बेचारे वो सड़क पे उतरे हुए हैं, महाराष्ट्र में पूरा बवाल हुआ है, तो सरकार का ये कान में रुई लगा के बैठती है। माननीय प्रधानमंत्री जी यूक्रेन में जाकर युद्ध को रुकवा सकते हैं, तो हमारे देश की बहन बेटियों की रक्षा क्यों नहीं कर सकते? वो यूक्रेन में जाकर बहन बेटियों से हाथ मिला सकते हैं, तो अपने देश में जो बहन बेटियों के साथ हो रहा है, चाहे मणिपुर में देखिएगा क्या महिलाओं के साथ हुआ, बंगाल में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। तो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी संवेदनशील नहीं होंगे ऐसे मुद्दों पर, तो कौन हो रहेगा? किससे न्याय की गुहार लगाएं? दूसरा, न्यायपालिका। अगर हम सारी चीज़ें न्यायपालिका में लेके जाते हैं, हम किसी के साथ रेप हुआ, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमने डाल दिया, हमने कहा जी हमने कमेटी बना दी, तो देश कमेटियों से और फास्ट ट्रैक कोर्ट से ही चल रहा है। कब इन्हें बच्चों को न्याय मिलेगा? इसमें एजुकेशन कितना मैटर करती है? जैसे अभी मैं उनसे, महिला से बात कर रही थी, उन्होंने गुड टच और बैड टच का भी जिक्र किया था। अगर इसकी प्रॉपर स्कूल में अगर एजुकेशन मिलने लग जाए तो क्या लगता है कि ये चीज़ें लेवल पर आ सकती हैं? मैम देखिए, शिक्षा के मंदिर से ही संस्कार की परिभाषा शुरू होती है, और
गुड टच, बैड टच, ये सारी हमारी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि स्कूलों को सिखाना चाहिए। लेकिन स्कूलों में क्या है कि स्कूल आजकल सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चों की हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है सरकारी स्कूलों की। तो सरकारी स्कूलों में एजुकेशन का कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, और जब एजुकेशन का कॉमर्शलाइजेशन होता है तो उनको फीस से मतलब है। उन्हें नहीं मतलब कि आपकी बेटियों की सुरक्षा कैसे की जाएगी, उन्हें नहीं मतलब है कि हम बेटियों को कैसे सिखाएं गुड टच बैड टच क्या होता है, उन्हें नहीं मतलब है कि हम कोई ऐसी सुविधा प्रदान करें स्कूल में कि बच्चों को, बेटियों को जो है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। तो ये हमें कहीं ना कहीं अपनी कितना सहमत है इनकी बात से, और कितना भय लगता है जब आप अपनी बच्ची या बच्चे को स्कूल भेजते हैं? देखिए, पूर्ण रूप से तमाम बातें इनकी जो है उनसे मैं सहमत हूँ। और रही बच्चियों के स्कूल भेजने से डर और भय का, तो ये तो सोचने का विषय ही नहीं है, क्योंकि सभी को डर लगता है। चूँकि आज के डेट में, आज के तारीख में जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता था वो समाप्त होता जा रहा है। और इंसानों के अंदर मुझे लगता है कि कोई जानवर जाग गया हो, कोई हैवान जाग गया हो। 3-3, 4-4 साल के बच्चों में उनको अगर अपना नहीं समझ में आता है कुछ ऐसा चीज़, और वो गंदी हरकतें उनके साथ करते हैं, तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय है। तो इससे सबसे मुझे लगता है कि हर माता पिता को सबसे पहले अपने माता पिता को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए, और बताना चाहिए उनको कि जो दूसरों की बच्चियां हैं या बेटियां हैं वो भी आपकी जिम्मेदारी हैं। अगर वो कहीं परेशानी में है, कहीं सड़क पे परेशानी में है, कहीं स्कूल में परेशानी में है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस बेटी को, उस बच्चे को उसके लिए खड़े होने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि इसकी शुरुआत होती है स्कूलों से। स्कूलों को निश्चित रूप से बच्चों को जागरूक करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, और उनको जैसे बहुत सारे ऐसे मार्शल आर्ट हैं, ताइक्वांडो है और तमाम ऐसे मार्शल आर्ट है जो बच्चियों को सिखाना चाहिए, और बच्चियों को स्पेशल रूप से ज़्यादा सिखाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं की है, उनको है। ये ज़रूर सिखाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि किसी प्रकार से कोई उन पर हावी होना चाहे, किसी प्रकार से उनके साथ कोई गलत व्यवहार करना चाहे, तो उनको उनसे कैसे बचाव करना है। ठीक है, तो देखिए कई सारे मुद्दे हैं, क्या लगता है आपको? उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की बात करी कि मार्शल आर्ट स्कूलों में सिखाना चाहिए। देखिए, यहाँ मुद्दा केवल स्कूल के भीतर बच्चों को भेजने का नहीं है, हम समाज में भी अगर बच्चा एक छोटा बाहर खेल रहा है तो भी मन में भय रहता है कि क्या वो सुरक्षित है या फिर नहीं। तो किन चीज़ों को लेकर के जो आप सोचते हैं, और क्या लगता है कि क्या मांगे होनी चाहिए? मैं बिल्कुल अनिल जी से सहमत हूँ, क्योंकि जैसे उन्होंने ताइक्वांडो और इस तरह के बताई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ लगी सीमा है दिल्ली प्रदेश की। दिल्ली प्रदेश में दिल्ली पुलिस द्वारा भी इस तरह के कोर्स संचालित किए जाते हैं कि बहन को, बेटियों को ये ताइक्वांडो और इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और बैड टच गुड टच की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि स्कूलों में इस तरह की शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे अवेयर हों। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफ तो हम देश को वो ऊंचाइयों के शिखर पर ले जा रहे हैं और विश्वगुरु की बात करें, और हमारे देश में ये ऐसा हो, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन आप ही इसी बात को दोहरा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा घटनाएं हो रही। तो मुझे बताइए मैडम, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पे कानून व्यवस्था दिखाई दे रही है? कानून व्यवस्था तो कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही। उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो बाबा जी इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? बाबा जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहनी चाहिए। वो तो हर भाषण में बात कहते हैं कि अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ मिल जाएगा। अब यमराज का अगर भय होता तो फिर इस तरह की घटनाएं नहीं होती। यमराज तो जो इस तरह की दरिंदगी कर रहा है, तो उसे भी तो ये पता होगा कि आगे चौक पे यमराज खड़ा, लेकिन उसे यमराज दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सब तो बातें हवा हवाई दिखाई दे रही है जी। सब हवा हवाई। कितना महफूज समझते हैं अपने बच्चियों को बाहर भेजने में? देखिए, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन यह है कि ये जो स्कूलों में है और रोड पे है, इन सब में भी सुरक्षा होनी चाहिए। जो हमारे टीचरें हैं, खासकर टीचरें को भी ये चीज़ें सिखानी चाहिए कि हाँ भाई, गुड बैड और बैड मैनर्स और गुड मैनर्स क्या होती हैं। दूसरा है कि स्कूल में ये होना चाहिए कि हमारी जो बच्चियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, बड़ी बच्चियां हैं, उनको मार्शल आर्ट की जैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अपना कभी भी कुछ भी थोड़ा बहुत तो सेफ्टी कर सके। उनको इन चीज़ों की ज्ञान देना चाहिए कि अगर हम किसी परिस्थिति में फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में। ठीक है, कानून व्यवस्था की अभी जिक्र हो रहा था, और जब हम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल की बच्चियों के साथ हैवानियत की कहानी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या वाकई लगता है कि व्यवस्थाएं ठीक हैं? मैम, अगर व्यवस्था ही ठीक होती तो फिर ये सब बातें ही नहीं होती। जिस तरीके से योगी जी बड़े बड़े मंचों पे ये बातें को कहते हैं
कि हमारी सरकार के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, हमारी सरकार बड़ी दुरुस्त है, यहाँ की सारी सुविधाएं से आप देखोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। ग्राउंड लेवल पे आप चीज़ों को चेक करोगे तो बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब कथनी और करनी में बहुत फर्क। बहुत फ़र्क है। और आप देखिए, और इसी से देखिए ये कहाँ से शुरू होता है, ये सारी की सारी जड़ शुरू होती है एजुकेशन से। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर सुधर जाएगा तो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। अभी आप इतने सारे स्कूल हैं हमारे गाज़ियाबाद में और भी बहुत सारी अलग अलग जगहों पे, आप स्कूल के अंदर क्यों नहीं ऐसा फिक्स कर देते हैं, क्यों नहीं कोई ऐसा सिलेबस या कोई को करिकुलर एक्टिविटी के अंदर इस चीज़ को डाल दिया जाता है कि सेफ्टी के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। ये हमारा है, जैसे SUPW होता है, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क के बारे में आप दिखाते हैं, सिलाई कढ़ाई ये सारी चीज़ें सिखाते हैं बच्चों को। तो आप ये फिज़िकल एजुकेशन के बारे में क्यों नहीं उनको प्रमोट करते हैं? जैसे कि आप देखते हैं NCC है, NCC का जो कोर्स है ये मैंडेटरी कर देना चाहिए। जिस तरीके से आप जो है सिलेबस में तरह तरह के सब्जेक्ट लगाते हैं, एक सब्जेक्ट इसका भी लगा दीजिए। जब तक कि स्कूल एजुकेशन के अंदर, यानी कि मेन कहने का मतलब ये है, जब तक हमारी शिक्षा दुरुस्त नहीं होगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं सुरक्षित है हमारी बहन बेटी, इस पर जिक्र सरकार को भी करना होगा, उस शिक्षा व्यवस्था को भी करना होगा। क्योंकि अभी मैंने जब माता पिता से बात करी, उन तमाम बच्चों के माता पिताओं से जिक्र किया कि क्या वाकई आप अपने बच्चों को सुरक्षित समझते हैं, महफूज समझते हैं कि जब आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है? तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ना तो स्कूलों में गुड टच बैड टच की शिक्षा दी जाती है, लेकिन मोटी फीस तो ली जाती है, लेकिन जब शिक्षा नाम की बात आती है तो हम नहीं समझते कि हमारा बच्चा जो है शिक्षा प्रणाली को समझ रहा है और शिक्षा इतनी अच्छे पर स्तर है कि वो इन सारी चीज़ों को समझे और ये जानने की कोशिश करे कि सामने वाला अगर मेरे साथ कुछ गंदा काम करने की कोशिश कर रहा है तो हम अपने आप को सुरक्षित महफूज समझते हैं। कानून व्यवस्था का जिक्र हुआ तो कानून व्यवस्था की जहाँ लगातार बात होती है, लेकिन उस कानून व्यवस्था के बीच में लोग किस तरीके से अपने बच्चों के लिए डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो भी आपके सामने। इसीलिए मैंने आज ये बात का जिक्र किया। और जैसे अभी इन्होंने खुद ही बताया कि किसी भी चीज़ की भी अगर एजुकेशन की उपज अच्छी है तो यकीनन वो व्यक्ति अच्छा बन करके निकलता है, और एजुकेशन की ही कमी है जो इस देश में इतने अपराधी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस मानसिकता की कमी है। तो सोचने का विषय था और इस पर जिक्र करने का विषय था, क्या वाकई माता पिता अपने बच्चे बच्चियों को महफूज समझते हैं या नहीं? सामने है आपके, बताइएगा क्या कुछ आपको लगता है कमेंट सेक्शन में। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश पवार के साथ आस्था तिवारी।